हेलो। आप सभी ठीक होंगे। आई थिंक आई होप यू आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। तो आज का हमारा टॉपिक एयरलाइंस है। एयरलाइंस एक इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट सेक्टर है पूरे वर्ल्ड में। जितना भी पैसेंजर मूवमेंट होता है उसका मोर देन 95% जो मूवमेंट है वो एयरलाइंस के थ्रू होता है पूरे वर्ल्ड में। यानी कि एयरलाइंस मास टूरिज्म और मास मूवमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसको डिस्कस करते हैं। अगर इसकी बात करें इंडिया में, न सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड में, तो इसको इन्वेंट जो एयरप्लेन को जो इन्वेंट किया था वो राइट ब्रदर्स ने किया था 1903 में। दो भाई थे। पहले वो एक साइकिल को ठीक करने का काम किया करते थे, उसके बाद उन्होंने आगे चलकर एक प्लेन का इन्वेंशन किया। हालांकि वो प्लेन 10 सेकंड ही उड़ पाया, लेकिन वो एक बहुत बेहतरीन इन्वेंशन रही पूरे दुनिया के लिए, जो आज एक बड़े मास मूवमेंट के लिए काम कर रहा है। ठीक उसके कुछ सालों बाद, नौ आई थिंक 9-10 साल के बाद ही जो है इंडिया में 1911 में, 18 फरवरी 1911 में इंडिया में पहला प्लेन उड़ाया जा चुका था। अब इसकी अगर बात करें तो जो पहला प्लेन उड़ाया गया था वो इलाहाबाद में नैनी नाम की एक जगह है, वहां पर एक फ्लाइट को उड़ाया गया था एक एयरमेल के लिए। और तब से लेकर आज तक इंडिया में जो एविएशन का जो सेक्टर है वो रुका नहीं, वो लगातार अपनी ग्रोथ करता रहा। अब इंडिया में अगर एक कमर्शियल एयरलाइन की बात करें तो उसमें जो कमर्शियल एक एयरलाइन है उसको फाउंड किया था जो सबसे पहले, वो जेआरडी टाटा ने। टाटा का एक बड़ा नाम है इंडिया में, आप सभी जानते हैं। आज भी टाटा कुछ दूसरी एयरलाइंस के साथ मिलके अपनी एयरलाइंस को रन कर रहा है पार्टनरशिप में। तो तब टाटा एयरलाइंस ने इसकी शुरुआत यहाँ पर की थी और इसका नाम दिया गया था टाटा एयरलाइंस। टाटा एयरलाइंस को 1932 अक्टूबर 1932 में शुरू किया गया था, जो आगे चलकर एयर इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हुई, इन इंडिया के नाम से फेमस हुई। आजादी के बाद 1953 में, इंडिपेंडेंट के बाद 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एयर कॉर्पोरेशन एक्ट पास किया, जिसके तहत जो टाटा सन्स था, यानी कि जो टाटा एयरलाइंस थी, उसके अधिकतर शेयर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया और इसका नाम बदल के इसको एयर इंडिया का नाम दिया गया। पहले एयर इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ही ऑपरेट किया करता था, एयर इंडिया ही इंडिया में फ्लाइट्स को देखता था। लेकिन आगे चलकर कुछ सालों बाद एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस, दो अलग अलग जो है एयरलाइंस बनाई गई। जो एयर इंडिया था वो इंटरनेशनल का काम देख रहा था और जो इंडियन एयरलाइंस थी वो डोमेस्टिक का काम देखने लगी। आगे चलकर इंडियन एयरलाइंस को कुछ सार्क कंट्री और कुछ फॉरेन कंट्रीज की जो है उड़ानों को दिया गया, फ्लाइट्स को दिया गया। एनीवे, आगे चलकर एयर इंडिया में 21 फरवरी 1960 को एयर इंडिया इंटरनेशनल ने अपना जो है जेट एज को इनोग्रेट किया। सबसे पहले इंडिया में जो बोइंग है 707 और 420 को लाया गया। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर में दो बड़ी कंपनियां हैं एयरप्लेन्स की जो काम करती हैं, जो जेट प्लेन्स बनाती हैं। उसमें एक बोइंग है और दूसरा एयरबस है। बोइंग की जो सीरीज है वो 747 से शुरू होती है और 4 के अराउंड में है यहाँ पर। और जो एयरबस है, एयरबस की जो सीरीज है वो 300 में रहती है, 310 है, 380 है जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन है। तो इस तरह से ये एक जो है यहाँ पर इनकी कंपनीज हैं। एनीवे, तो और ये जब एयर इंडिया में जेट प्लेन्स को लाया गया तो न सिर्फ इंडिया में बल्कि एशिया में ये पहली एयरलाइंस बना जो कि अपने जेट प्लेन से फ्लाइट्स की सर्विसेज दे रहा था। आगे चल के अगर बात करें तो आगे चल के गवर्नमेंट ने लगभग 1991 के आसपास जितने भी सिविल एविएशन रूल थे उनको डीरेगुलाइज कर दिया। आप जानते हैं कि 1991 के बाद इंडिया में एलपीजी की पॉलिसी लाई गई थी। आई थिंक यू आर वेरी अवेयर अबाउट द एलपीजी, दैट इज द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसके तहत जो इंडिया में एयर इंडिया था वो एक्चुअली गवर्नमेंट ऑन कंपनी था। तो गवर्नमेंट कंपनी होने के साथ उसमें कई प्रॉब्लम्स थी, कई दिक्कतें थी। और इंडिया में इंटरनेशनल एयरलाइंस के अलावा जो इंडिया के जो डोमेस्टिक यानी कि इंडिया से जिन फ्लाइट्स को उड़ाया जाए उसमें प्राइवेट सेक्टर को परमिशन नहीं थी। तो 1991 में जब पूरे के पूरे कानूनों को डीरेगुलाइज किया गया, खासकर जितने भी ऐसे रेगुलेशंस थे जो बिजनेस को लेकर थे, तो उसमें प्राइवेट कंपनियों के लिए यहाँ पे रास्ता खुल गया। लेकिन गवर्नमेंट ने प्राइवेट एयरलाइंस को जो ऑपरेट करने की परमिशन दी वो दी चार्टर को और नॉन शेड्यूल्ड सर्विसेज को। आप समझ सकते हैं चार्टर और नॉन शेड्यूल्ड सर्विस क्या होते हैं। चार्टर प्लेन्स वो होते हैं जब हम किसी प्लेन को किराए पर लेकर उड़ाते हैं,
या आपका अपना प्राइवेट प्लेन हो सकता है। और नॉन शेड्यूल्ड सर्विसेज वो होती हैं जो शेड्यूल्ड नहीं होती हैं, मतलब चार्टर अधिकतर नॉन शेड्यूल्ड ही होते हैं। तो उसको एयर टैक्सी स्कीम के तहत 1994 तक परमिशन दी गई। आगे चल के एयर कॉर्पोरेशन एक्ट में बदलाव किए गए, उसको रिप्लेस किया गया और प्राइवेट एयरलाइंस को कहा गया कि अब वो शेड्यूल्ड एयरलाइंस शेड्यूल्ड सर्विस दे सकती हैं। यानी कि इंडिया में इंडिया के जो हमारी इंडिया का जो स्काई है, जो उसको यूज करते हुए और हमारे एयरपोर्ट्स को यूज करते हुए वो चाहें तो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। प्राइवेट एयरलाइंस में सबसे पहले जो एयरलाइंस बनने वाली थी उसका नाम था एयर सहारा। और जितनी भी दूसरी डोमेस्टिक ये जितने भी मतलब जो डोमेस्टिक सर्विसेज थी उसको उस दौरान देखने का काम कर रही थी। और भी कई एयरलाइंस बनाई गई जो डोमेस्टिक सर्विसेज देख रही थी, जिसमें डेक्कन एयर था, जिसमें जेट एयरवेज भी था। आगे आगे चलकर वो मर्ज हो गई। 2004-5 में काफी रिसेशन आया। रिसेशन में जो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री था वो तेजी से स्ट्रगल करने लगा। उसका कारण था कि इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाना, जो एयर फ्यूल था, जो उसमें जो प्राइस थे वो काफी हाइक हो गए, ऑपरेशन कॉस्ट ज्यादा हो गया। तो इस इंसिडेंट ने क्या किया कि जितनी प्लेन्स जितनी एविएशन कंपनीज थी, जितनी सिविल एविएशन की प्राइवेट कंपनी थी, वो घाटे में जाने लगी। तो उसमें क्या हुआ कि मर्जर हो गया, काफी सारी कंपनियों का मर्जर हो गया और नई कुछ कंपनियां उभर के सामने आई। आगे स्लाइड्स में उनकी बात करेंगे। अब अगर हम बात करें तो जो करंट सिनेरियो है सिविल एविएशन का इंडिया में वो क्या है। एक्चुअली इंडिया थर्ड लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट है वर्ल्ड का। ये एक सर्वे हुआ, एक रिपोर्ट आई जनवरी 2018 में। उसमें बताया गया कि इंडिया तीसरा सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट है। और 2060 में इंडिया ने रिकॉर्ड एयर ट्रैफिक पैसेंजर्स का जो है मूवमेंट किया, जो 131 मिलियन था। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे, यानी कि आप इसको और इसके अलावा 100 मिलियन जिसमें से खाली डोमेस्टिक थे, यानी कि जितना मूवमेंट हुआ उसमें से एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है हमारा डोमेस्टिक का था। यानी कि इंडिया के लोग आज बड़ा मार्केट लिए हुए हैं, यानी कि इसीलिए जो इंडिया है वो सिविल एविएशन में थर्ड लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट बना हुआ है। आगे चलकर ये बताया गया कि एक आईटा एक एजेंसी है जो एयर ट्रांसपोर्ट के रेगुलेशंस को और उसकी ट्रेनिंग के काम को देखती है। तो उसने बताया कि इंडिया में बैंगलोर जो है वो 65% नेशनल शेयर उसके पास है। यानी कि इंडिया में जो बैंगलोर है, जिसको आज बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है, बेंगलुरु काफी बड़े हिस्से पर जो है जितना भी एविएशन का मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका शेयर होल्ड किए हुए है। यानी कि 65% जितना भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है एयरलाइंस को लेकर, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो बेंगलुरु के पास है। यानी कि बेंगलुरु हब है मैन्युफैक्चरिंग का। एयर ट्रांसपोर्ट मार्केट में अगर हम बात करें तो 3,90,000 मतलब 3,90,000 लोग, और लगभग लगभग उसके अलावा उसके जो सपोर्टर्स हैं, जो दूसरे सर्विसेज में इन्वॉल्व होते हैं, वो 5,70,000, लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 9 लाख के आसपास लोग, 9 लाख के आसपास लोग जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं इंडिया में। तो एक बड़ा एम्प्लॉयर भी है जो हमारा सिविल एविएशन सेक्टर है। इसके अलावा बात करें तो इंडिया की जो जीडीपी है, उसमें जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है खाली एयरलाइंस सिविल एविएशन का, तो वो $30 जो है बिलियन, मतलब 30 बिलियन US डॉलर है। ये काफी बड़ी रकम होती है। तो इस तरीके से इंडिया में यहाँ पर ये मार्केट ग्रो कर रही है। अगले 20 सालों का अनुमान लगाया आईटा ने, कि ये बताया कि 6.1% पर ईयर के हिसाब से इंडिया में ग्रोथ होगा इस जो एयर सर्विसेज है, जो सिविल एविएशन है उसमें। तो इस तरह से ये एयरलाइंस के बारे में बताया गया। अगर हम बात करें कि जो मेजर प्लेयर हैं सिविल एविएशन के पूरे वर्ल्ड में, सॉरी इंडिया में, तो वो कैसे काम करते हैं। जो एयरलाइंस हैं इंडिया में वो दो हिस्सों में बटी हुई है, पब्लिक और प्राइवेट। क्योंकि हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी को हम फॉलो करते हैं, और 1991 में जैसे आपने देखा कि इसको डीरेगुलाइज किया गया, तो डीरेगुलाइज के दौरान ये भी बताया गया कि प्राइवेट कंपनीज भी अब यहाँ पर सिविल एविएशन कंपनीज को होल्ड कर पाएंगी। तो फिर वहां पर ये जो है शुरुआत यहाँ पर हुई। तो जो पब्लिक में जो हमारे पास कंपनी है वो एयर इंडिया है, क्योंकि इंडियन जो एयरलाइंस है उसका एयर इंडिया में मर्ज कर दिया गया था और एक नई कंपनी बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था नेशनल सिविल एविएशन कंपनी इंडिया लिमिटेड। और दूसरी एक कंपनी है जो पवन हंस है। एयर इंडिया एयरप्लेन सर्विसेज प्रोवाइड करती है पूरे देश भर में और इंटरनेशनल लेवल पर।
और पवन हंस जो है वो एक हेलीकॉप्टर सर्विस है जो इंडिया में डोमेस्टिक सर्विसेज, कभी कभी रेस्क्यू ऑपरेशंस में, कार्गो में, सभी में हेल्प करती है। उसके अलावा जो दूसरा जो सेक्टर है वो प्राइवेट का है। प्राइवेट में कई प्राइवेट कंपनीज जो है काम करती है, लगातार आती रहती हैं, मर्ज होती रहती हैं। तो मैं यहाँ पे 4 ही कंपनी के नाम आपको बता रहा हूँ। इंडिगो है, एयर एशिया है, विस्तारा है, स्पाइस जेट भी है, ठीक है। कुछ और कंपनीज हैं जो यहाँ पर काम कर रही है, राइट। अब सबसे पहले बात करते हैं एयर इंडिया की। अगर हम एयर इंडिया की अगर हम बात करें तो एयर इंडिया, जैसे मैंने बताया कि इसका पूरा नाम एयर इंडिया लिमिटेड है। ये गवर्नमेंट ऑन कंपनी है, गवर्नमेंट इसको जो है रन करती है और काफी बड़ा इसका बेड़ा है। इसमें अगर हम बात करें तो इसके पास एयरबस और बोइंग दोनों प्लेन इसके पास हैं जो लगभग 102 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टेशंस पर अपनी फ्लाइट को दे रहे हैं। और इसका जो फाउंडेशन है वो जेआरडी टाटा ने किया था, जैसे मैंने पहले ही बताया कि 1932 में किया गया था। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके अधिकतर शेयर को खरीद लिया और इसको एयर इंडिया में कन्वर्ट कर दिया। इंडिपेंडेंस के बाद ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई गई और उसको रीनेम किया गया एयर इंडिया के नाम से। आज एयर इंडिया की 2 अपनी सब्सिडरी एयरलाइंस चलती हैं, जिसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर इंडिया रीजनल है। ये दोनों की दोनों जो एयरलाइंस हैं ये सब्सिडरी भी हैं और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए बनाई गई। पवन हंस, जैसे मैंने आपको बताया, पवन हंस इंडिया का एक गवर्नमेंट ऑन कंपनी है जो सर्विसेज कई जगह पर अपनी प्रोवाइड करती है। एक्चुअली में इसकी सर्विसेज को ओएनजीसी, जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, उसमें इसको यूज किया जाता है, जो ऑफशोर लोकेशन से। इसके अलावा कई गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, इस सर्विसेज को जो है वो लेती हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रेलवे का, ट्रांसपोर्ट का थोड़ा रोल कम रहता है, एयरपोर्ट्स बनाना मुश्किल है, तो वहां पर कई हिस्सों में जो है नॉर्थ ईस्ट में मेजर जो एयरपोर्ट्स हैं, जैसे गुवाहाटी है, तो उसका उससे कनेक्ट करके वहां पे पवन हंस बाकी कैपिटल सिटीज में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। अंडमान निकोबार आइलैंड है, ठीक है, लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन है, वैष्णो देवी है। वैष्णो देवी पर जब आप जाते हैं, कटरा से लेके वैष्णो देवी तक का जो फ्लाइट है वो यहाँ पर पवन हंस प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा पवन हंस को 15 अक्टूबर 1985 में बनाया गया था, हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन जो है के तौर पे बनाया गया था, एचसीआई के तौर पे इसको बनाया गया था। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वो अपनी हेलीकॉप्टर सपोर्ट सर्विसेज को प्रोवाइड करता है ऑयल सेक्टर में और एक्सप्लोरेशंस में करता है, और जितने भी रिमोट एरिया और जो चार्टर सर्विसेज हैं जो टूरिज्म को प्रमोट करती हैं, उनको इसकी एम को लेते हुए इसको यहाँ पर जो है वो सेटअप किया गया था। अगला जो है वो है उड़ान स्कीम। ये बहुत फेमस है, आज की स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसको स्टार्ट किया 2017 में। तो उड़ान का पूरा नाम उड़ान आरसीएस है। इसका मतलब है उड़े देश का आम नागरिक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के नाम से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इसका जो बेसिक एम है वो ये है कि ये एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल करने चाहते हैं। इसमें जो फेयर है, एयर फेयर है, वो पर आवर के हिसाब से रखा गया है। इसमें जो एयर फेयर है वो 2500 पर आवर रखा गया है, क्योंकि मिनिमम एयर फेयर भी 2500 ही है। इसमें आप 1 घंटे के अंदर जितना सर्विस, जितना फ्लाइट कर सकते हैं, उतना आपको फेयर जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो बेसिक एम है वो ये किया गया कि जो इंडिया में अंडर सर्व या अनसर्व्ड जो एयरपोर्ट है, जो बनाए तो गए थे लेकिन यूज नहीं किए गए, उनको कनेक्टिविटी देना है। इस स्कीम में बताया गया स्टार्टिंग में कि 486 एयरपोर्ट्स को जो है इसमें लाया जाएगा, जिसमें से 406 ऐसे हैं जो अनसर्व्ड एयरपोर्ट हैं, यानी कि मेजोरिटी ऑफ एयरपोर्ट्स नहीं चल रहे हैं, जो छोटे एयरपोर्ट हैं, स्ट्रिप्स हैं, तो उनको कमर्शियली यूज किया जाए। ये गवर्नमेंट का एम था इसमें। इसके साथ साथ ये जो उड़ान स्कीम है, ये यहाँ पर इंक्लूसिव नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेकर आएगा, क्योंकि रीजनल कनेक्टिविटी जब आप देंगे, इससे टूरिज्म बढ़ेगा। जैसे जो नॉन अप्रोचेबल जो स्टेशन है, मान लीजिए नॉर्थ ईस्टर्न है या हिमालय के कई स्टेशन हैं जो जाने जाते हैं, बट वहां पर जो मोड है, जो एक्सेसिबिलिटी है, वो बाय रोड है। तो ऐसे केस में क्या रहता है कि बहुत सा जो सेगमेंट है टूरिस्ट का, जो जिनके पास टाइम कम होता है, वो रोड में लगने वाले टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, तो वो जाते नहीं है ऐसे प्लेसेस पर। तो ऐसे प्लेसेस को प्रेफर करते हैं जहाँ पे एयरलाइंस जा रही हैं। तो लोग ज्यादातर क्या करते हैं, इंडिया में ऐसा सेगमेंट काम करता है कि लोग साउथ ईस्ट एशिया में या फिर जो है ईस्ट एशिया के कुछ नेशंस में चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कि अगर हम अपने ही कंट्री में इस टाइप की जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको दे,
तो हम एक डोमेस्टिक जो बाय एयर ट्रैवलिंग करने वाला जो सेगमेंट है उसको बूस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट में ये काम करता है। सबसे पहले इसका जो कंपोनेंट है वो ये है कि यहाँ पे बताया गया कि इसमें नए एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा और जो रीजनल एयरपोर्ट हैं, जो एग्जिस्टिंग रीजनल एयरपोर्ट हैं, उनके ऑपरेशनल जो फ्लाइट्स हैं, जो उनका ऑपरेशनल कैपेसिटी है, उसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, यानी कि उनको ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स में लेकर के आया जाएगा। और ये भी बताया गया कि जो ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसमें शेड्यूल फ्लाइट्स को बढ़ाया जाए। दूसरा जिसका कंपोनेंट है वो ये है कि इसमें कई फाइनेंशियली वाइबल्स दिए जाएं, कैप एयर फेयर दिया जाए, मतलब थोड़ा छूट करके दिया जाए, आप ऐसा मान सकते हैं। और जो नए रीजनल फ्लाइट रूट्स हैं उसको जो ऐसे एयरपोर्ट हैं जो अनसर्व्ड हैं, लगभग 100 से भी ज्यादा जो एयरपोर्ट है वो अनसर्व्ड है पहली बार, मतलब जो इसमें स्कीम में डाला गया है, और जो अंडर सर्व्ड है, तो जो अंडर सर्व्ड जो अनसर्व्ड एयरपोर्ट है उनको कनेक्ट किया जाए और ऐसी सिटी से इस तरह से कनेक्ट किया जाए जिससे बड़े शहर एयरपोर्ट से कनेक्ट रहते हैं। तो उड़ान स्कीम का बेसिक एम ये है, अगर आप नटशेल में देखें, आप कंसाइज करें, ब्रीफ में देखें, तो उड़ान स्कीम में जो कंज्यूमर है और जो कंट्री है, जो वहां पर जो प्रोड्यूसर है, दोनों के बीच में एक ऐसा बैलेंस मेंटेन किया जाए जिससे कि दोनों को फायदा हो। यानी कि इंडिया में जो अंडर सर्व्ड या अनसर्व्ड एयरपोर्ट हैं, जो बनाए तो गए हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, उनको दोबारा से शुरू किया जाए और उन स्टेशन पर हम फ्लाइट को प्रोवाइड कर सके। ये उड़ान स्कीम का बेसिक एम है। उड़ान के 4 राउंड इंडिया में इंप्लीमेंट किए गए हैं। पहला है उड़ान आरसीएस राउंड 1। इसको 2017 में शुरू किया गया था। 5 एयरलाइंस कंपनीज को इसमें बुलाया गया था, जिनको 188 जो हैं वो फ्लाइट रूट प्रोवाइड किए गए थे 70 एयरपोर्ट्स पर। फिर दूसरा, उसके बाद उड़ान राउंड 2 इंप्लीमेंट किया गया। यहाँ मैं आपको डिटेल में नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये मैं पूरा ओवरऑल बता रहा हूँ, तो मुझे सब चीजें कवर करनी है। उड़ान को लेकर और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर, या जो बाकी इसके एक दो सेगमेंट हैं उनको लेकर मैं अलग से एक वीडियो बना लूंगा, आप उसमें उसको देख लीजिएगा। सॉरी। फिर उड़ान जो है वो राउंड 3 इसमें इंप्लीमेंट किया गया। फिर उड़ान राउंड 3.1 और उड़ान राउंड 4.0 जो है वो शुरू किया गया है। गवर्नमेंट ने 2020 नवंबर में जो है उड़ान राउंड 4 के लिए बिड्स इनवाइट किया था। आई थिंक कोविड के चलते कुछ थोड़ा डिले हुआ है, बाकी ये सभी के सभी राउंड जो है वो इंप्लीमेंट किए जा चुके हैं। अगर हम इंडिया में ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें जो हमारे यहाँ सिविल एविएशन को, जो एयरलाइंस के ऑपरेशन को स्मूथ बनाने में काम करते हैं, तो उसमें सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है। इंडिया में मिनिस्ट्री के तौर पर काम करता है। ये एक मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर रहते हैं सिविल एविएशन का। कभी कभी उसके अंडर में स्टेट मिनिस्टर्स भी रखा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में। उस मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के ठीक अंडर में जो है वो डीजीसीए काम करता है, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और एयरलाइंस के ऑपरेशंस के लिए, फ्लाइट और टेक ऑफ के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ काम करता है, जो कि एयरपोर्ट रेगुलेशंस, एयरपोर्ट लाइसेंसिंग और एयरपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम देखता है। अभी इंडिया में एयरपोर्ट का जो सेगमेंट है, जो एयरपोर्ट का जो काम है, उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर को भी अनुमति दी गई है। तो इंडिया में आज कुछ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर, उसके शेयर्स डालकर कुछ प्राइवेट जो है एयरपोर्ट भी रन कर रहे हैं। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन शुरू किया गया है, बीसीएस। ठीक है, ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी को देखता है, एयरपोर्ट की जो इंटरनल सिक्योरिटीज है उसको हैंडल करता है। इसके अलावा इंदिरा गांधी, जबकि एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है, ओवरऑल सिक्योरिटी सीआईएसएफ के हाथ में होती है, दैट इज द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये एक पैरामिलिट्री फोर्स होती है। इसके अलावा इंडिया में जो ट्रेनिंग का काम है, जो पायलट लाइसेंसिंग का काम है, वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी देखती है। रायबरेली उत्तर प्रदेश में इसको बनाया गया है। और इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड देखता है। इंडिया में जैसे तेजस का जो प्लान था वो डीआरडीओ के साथ मिलके एचएएल ने किया, और एक सारस जो है कमर्शियल प्लेन है, उसकी टेस्टिंग पर एचएएल काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में सिविल एविएशन के काम को देखते हैं। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या है इसमें। गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव्स लिए, लेकिन जो हाल फिलहाल की जो इनिशिएटिव्स हैं जिसमें बढ़ाया गया सिविल एविएशन को, वो क्या क्या है। गवर्नमेंट ने 2000 अप्रैल 2000 और जून 2000 के बीच, मतलब लगभग इन 10-20 सालों में इंडिया ने काफी बड़ा जो है इनफ्लो किया है। गवर्नमेंट, हमारे इंडिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो खाली एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो है 2.79 यूएस डॉलर बिलियन आया है। राइट, बिलियन मतलब अरब होता है।
तो ये एक बड़ी मात्रा है, एक बड़ा जो है आप मान सकते हैं फंड है जो इंडिया में आया है एफडीआई के थ्रू। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई जो है वो अलाउड करा है कि वो ऑटोमेटिक रूट से आ सकता है इंडिया में, शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में, रीजनल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में और डोमेस्टिक सर्विसेज में, तीनों सेक्टर को खोल दिया है इंडिया ने एफडीआई के थ्रू। लेकिन 49% से ऊपर अगर कोई आता है एफडीआई में, मतलब एक हमारी होस्ट कंपनी रहती है जो एक लोकल कंपनी होती है, देसी कंपनी होती है, इंडिया की होती है, और जब कोई दूसरी कंपनी इंडिया में आती है तो उसको 51 शेयर जो मतलब यहाँ का जो होस्ट कंपनी 51 शेयर होल्ड करता है और फॉरेन कंपनी 49। अगर वो 49 से ज्यादा में आना चाहती है, 49% से ज्यादा शेयर को होल्ड करना चाहती है, तो एफडीआई में उसे गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा 14 जो है इंडिया में वाटर एरोड्रम्स भी शुरू किए गए हैं। तो आगे चलकर गवर्नमेंट ने सितंबर 2020 में इंडिया में 108 करोड़ रुपीस जो है वो सैंक्शन किए। ये पैसा जो है वो छत्तीसगढ़ में दो प्लेसेस हैं, जिसमें यहाँ पे जगदलपुर और अंबिकापुर करके जगह है, और बिलासपुर, तीन एयरपोर्ट्स पे लगाने की बात की गई, जिसमें उड़ान स्कीम के तहत इसको अपग्रेड और डेवलप करने की बात कही गई। अगस्त 2020 में गवर्नमेंट ने 78 नए रूट्स को अप्रूव किया उड़ान 4.0 में 4.0 में, जिसका मकसद ये था कि वो यहाँ पे कनेक्टिविटी को, रिमोट जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाना चाहते थे, और रीजनल एरिया जो रिमोट एरिया में जो रीजनल एरिया है कंट्री का, उसमें कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहते थे। 2020-21 के बजट में जो है एक नया स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसमें कृषि उड़ान स्कीम का जो है जिक्र किया गया। इसमें जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन किसके लिए? फार्मर्स के लिए। फार्मर्स को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए उनको एयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि उनके बहुत सारे ऐसे नॉन ड्यूरेबल आइटम होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने किसानों के सुधार के लिए इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया। जो हमारा बजट था, जो 2019-20 का जो बजट था, गवर्नमेंट ने उसमें भी एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई कि इंडिया में जो एविएशन सेक्टर के जो लोग हैं उनमें उनको फाइनेंशियल जो है वो हेल्प प्रोवाइड की जा सके, जो लोग लाइसेंस एक्टिविटीज के थ्रू इंडिया में सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं, जो इंडिया में हमारे यहाँ पे उड़ानें करना चाहते हैं। इसके अलावा 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जो पैसा लगभग 1405 करोड़ रुपया सैंक्शन किया, वो दो जगह के लिए, सॉरी, जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है गुजरात में, एक नया ग्रीनफील्ड एयरफील्ड बनाया जा रहा है गुजरात में, जगह का नाम है हिरासर। हिरासर गुजरात में एक जगह है, तो वहां के लिए जो है उन्होंने इसके लिए पैसे को सैंक्शन किया, जो नया एयरपोर्ट बनेगा। जनवरी 2019 में गवर्नमेंट ने एयर कार्गो पॉलिसी आउटलाइन 2019 को इम्प्लीमेंट किया, जिसमें लॉजिस्टिक को लेके कुछ सुधारों की बात कही गई है। तो कुछ टॉपिक इसमें हैं जिसमें डिटेल वीडियो की जरूरत पड़ेगी, जैसे उड़ान स्कीम के बारे में है, आईटा के बारे में है, आईसीओ के बारे में है, ये जितने ऑर्गेनाइजेशन है। तो आगे चलकर आने वाली सीरीज में मैं एक एक ऑर्गेनाइजेशन के डिटेल्ड वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही था। आई थिंक ये काफी होगा आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।